नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मेरे सामने शख्स बैठे हुए हैं, इनके लिए किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद में एक इंट्रोडक्शन है। आज इनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इनमें क्या स्पेशल है और आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। ज़रूर कुछ कमाल सीखिएगा। लेकिन तब जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ जो बैठी हुई हैं सदफ आलम जी, इनके द्वारा जो बोली गई बातें हैं उन सबको आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए इनकी हर एक बात को अमल कीजिएगा। जैसे ये एसडीएम बनी है, नेक्स्ट एसडीएम आप ही बनिएगा। सदफ आलम जी, मोस्ट वेलकम। आप इतनी बड़ी सफलता हासिल की हैं। मेरी और मेरी श्योर सक्सेस टीम की तरफ से आपको खूब सारी बधाई है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप लोग मेरे मतलब खुशी में शामिल हुए और मेरे घर तक आके बधाई देने घर तक आए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों को। और सर, मेरा सफ़र बीपीएससी में 2018 में शुरू हुआ और जो कि 2018 में मैंने पहला अपना एग्ज़ाम दिया था 64 बीपीएससी, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पद में हुआ। हालांकि मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था। उसी रैंक को सुधारने के लिए मैं 65 बीपीएससी में अपना 110% दी। जहाँ भी कोई भी चूक हुई थी मुझे 64th बीपीएससी में, उस सब को रेक्टिफाई करते हुए आज मैं आपके समक्ष एज एसडीएम चयनित हूँ। दोस्तों एक बात बता दूं, 63वीं बीपीएससी प्रियंका का इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग चंपारण गए थे और ये दूसरी हैं सदाफ आलम जी, जिनके मुजफ्फरपुर आए हम लेने के लिए। कोई ना कोई तो बात होगा। हर साल हज़ारों स्टूडेंट सिलेक्शन होते हैं, बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कोई उनमें यूनिक होता है। दिल ही नहीं मानता है, लगता नहीं इनके घर के पास पहुँचा जाए, इनसे सीखा जाए और इन्हीं के द्वारा आपको भी सिखाया जाए। एक तो पहले जितनी भी इस पिछले पढ़ाई के दरमियान जितनी भी बच्चियां हमसे पढ़ी, शायद ही कोई ऐसा हुआ जिसकी माँ वहाँ तक मुझे पहुँचाई नहीं। हमेशा या तो लड़ के या झगड़ के या अपनी एनर्जी को लेके या फिर आप योजना जो बता रहे थे 50,000 प्रीलिम्स पास करो, उसकी बदौलत तो हमारी संस्था में पहुँची है। लेकिन जो आपके सामने बैठी हुई है, इनकी प्रेरणा की स्रोत बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी ममता में खुद ही इनकी प्रेरणा की स्रोत है। उनकी ममता मैंने खुद ही कहा, जा बेटी अपनी ज़िंदगी जी ले। ये वही बात हुआ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जा अपनी ज़िंदगी जी ले। और ज़िंदगी जी ले नहीं, बैक टू बैक सक्सेस। 64वीं में आरूप, 65वीं में एसडीएम और नेक्स्ट ईयर मेरा दिल भी कहता है और आप लोग की दुआ रहा तो आईएएस का इंटरव्यू लेने के लिए इनके पास आएंगे। सदाफ आलम जी, आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कितने घंटे पढ़ा जाए, और ये इतना बड़ा यक्ष क्वेश्चन है जिसका जवाब ही नहीं होता। सदाफ आलम जी से ले रहे हैं इंटरव्यू, ये बोले 15 घंटा, फिर किसी और से टॉपर से इंटरव्यू लेते हैं वो 18 घंटा, फिर तीसरे से लेते हैं वो 5 घंटा। अब समझ में मुझे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे का मतलब रियलिटी क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रियलिटी ही बात करेंगे। मैं अपनी बात करूं, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। सारे टॉपर्स अलग अलग फॉलो करते हैं। कोई नाइट स्टडी करते हैं, कोई दिन में ही अपने आप को सोचते हैं कि मैं दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊँगा। तो मेरी बात रही तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ती थी। उससे ज़्यादा मेरा दिमाग मतलब नहीं ले पाता था, रिटेन नहीं कर पाती थी चीज़ों को मैं। तो सुबह का एक शिफ्ट हो जाता था, दोपहर के खाने वाने के बाद, रेस्ट लेने के बाद 1-2 घंटे में पढ़ती थी। उसके बाद शाम में मैं 3 घंटे स्ट्रेच में, एक स्ट्रेच में पढ़ती थी। या तो वो 7 से 10 हो गया या 8 से 11 हो गया, वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कि आप जल्दी सोते हैं तो जल्दी शाम में शुरू कर दीजिए वो शिफ्ट, या लेट सोते हैं तो लेट शुरू कीजिए। वो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कीजिएगा। ये है कि जितने देर भी पढ़िए उतना देर कंसंट्रेशन से। ऐसा नहीं कि हम 15 घंटे बैठे हैं तो ये 15 घंटे ही पढ़ना है तो हम 15 घंटे बैठे हुए हैं। वो 15 घंटा अगर आप 100% प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो 15 घंटा हो या 12 घंटा हो, उससे मैटर नहीं करता। आवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप उस आवर्स में कितना ज़्यादा कंसंट्रेट हैं और उस आवर्स को आप कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सदाफ आलम जी, एक बात मुझे बताइए, आप बीटेक की हुई हैं। जी बीटेक के दरमियान अक्सर बच्चे के अंदर ख्याल होता है कि भाई बीटेक करके कोई कॉर्पोरेट जॉब में चले जाएंगे, ऐश मौज की ज़िंदगी होगी, अच्छी खासी सैलरी होगी, ज़िंदगी गुजार ही लेंगे। लेकिन एक कैसे ही ख्याल आ गया कि नहीं,
मुझे नहीं करना, बीटेक कर ली, डिग्री मिल गई, Yes. खुश हैं। Yes. अब मुझे जो है बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में सबसे प्रतिष्ठित रैंक लाना है। Yes. ये ख्याल कब आया? और जब ख्याल आया तो क्या कोई आसपास में भी ऐसे लोग थे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, सदाब तुमसे होगा नहीं, तुम फालतू में कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि पापा मम्मी का पैसा बर्बाद करने के चक्कर में हो? क्योंकि कई ऐसे बच्चों का होता है जब वो ख्याल अंदर सपने डालते हैं मुझे बीपीएससी करना, मुझे एसडीएम बनना है, Yes, तो sir. आजू बाजू के लोग आके उसे ताना देना शुरू कर देते हैं, Yes. तुमसे नहीं होगा, बाप तुम्हारा ये करता है, तुम ये करने चली हो, तुम्हारी स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। हजारों ऐसी संभावनाएं होती हैं जो आके चली जाती है, उनके सपने को छुपा देती है। ऐसी कंडीशन भी आपके साथ में हुआ, जरा शेयर कीजिए। यस सर, यस। हर कॉम्पिटिटर ये चीज़ फेस करते हैं कि कभी किसी रिश्तेदार ने बोल दिया अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे इतना टाइम लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को एक कंपटीशन लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन स्ट्रगल के साथ साथ आप कितना चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं हैंडल कर पाएंगे तो बाद में हमें सिस्टम के अंदर जाना है, वहाँ पे एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, हमारे कोऑर्डिनेट करने वाले स्टाफ्स हैं, सबको आपको सिचुएशन को डील करना है सबके साथ। तो वो चीज़ें अपने आप में डेवलप कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना है। और जहाँ तक कि मेरे घर परिवार वालों की बात है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हालांकि मेरे भाई को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था जितना मुझे था। शुरू से ही मेरे चाचा मेरे अर्निंग मेंबर नहीं थे जिस समय मैं वनस्थली विद्यापीठ गई थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, मेरे पापा का सपोर्ट था, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एड़ी चोटी एक लगा दी मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था और इन लोग को भी पता था कि हमारी बच्ची कभी ना कभी हमें मान सम्मान का मौका देगी। तो इनका भी विश्वास था और मुझे भी इन लोगों पे विश्वास था कि मैं सक्सेस पाऊंगी और इन लोगों का नाम रोशन करूंगी। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं सदाब आलम जी, Yes, sir. फ़ोन करते हैं सुजीत सर मेरी पैसे की मतलब आर्थिक स्थिति खराब है, Yes, sir. मेरे पापा यहाँ नहीं भेज सकते हैं, वहाँ नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, सदाब आलम जी की स्थिति अच्छी नहीं थी, आज अच्छी हुई है क्योंकि आज इस पोस्ट पे बैठ गए हैं। अगर आप भी दिल से मेहनत कीजिएगा, समस्याएं तो सबकी जिंदगी में आती है Yes, sir, yes, और वो आना ही आना, आना ही आना। क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी सफलता मिलेगी Yes, नहीं, sir. ये तो क्लियर है। सर स्ट्रगल रिलेट्स टू सक्सेस। एस से स्ट्रगल और एस से सक्सेस। तो एक अगर आप स्ट्रगल को लेकर चलते हैं तो अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा यही एक कोटेशन था, स्ट्रगल है लाइफ में तो कभी ना कभी उस पल को भी मुझे मिलेगा ही, पल मुझे मेरी ज़िंदगी में आएगा और वो अल्टीमेटली सक्सेस के रूप में मुझे मिला। सदाब आलम जी एक लास्ट जो यच Yes. क्वेश्चन है Yes, sir, yes. जिसका कोई समाधान नहीं है इस दुनिया में, Yes, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप बोलेंगे तो जिस समय ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोग देख रहे होंगे यस सर। वो जरूर सीखेंगे। सबके पास में और खास करके बिहार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज जाके लाखों रुपया बहा के Yes, sir. कोचिंग करें, Yes, ये sir. तो बड़ा एक प्रश्न है। Yes, sir. ऐसी कंडीशन में लगता है बच्चों को कि अगर हम कोचिंग ना करें तो शायद सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। यस सर। क्या ये कितना सत्य है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल से बात कीजिए यस मुझसे। सर, यस सर। जैसा कि बीपीएससी की बात है तो मैंने कोई भी ये नहीं किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, सेल्फ स्टडी ही चला। आफ्टर प्रीलिम्स आपको सरकार राशि देती है लड़कियों को खास करके कि वो प्रोत्साहित हो इस एग्ज़ाम के लिए और बड़े से बड़े पोस्ट पे वो चयनित हो। तो उन सब का लाभ लीजिए और वो सब लाभ पढ़ाई के साथ साथ अवेयरनेस से होती है। आप सीधा पढ़ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है अपने आसपास क्या हो रहा है, सरकार की क्या नीतियाँ चल रही हैं पढ़ाई को लेके। कई सारे छात्रावास हैं जो सिविल सर्विस को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे रेजिडेंशियल कोचिंग ले रहे हैं, उन सब का एंट्रेंस दीजिए। आपको अपना कंडीशन सुधारना है, उसके लिए आपको एड़ी चोटी लगा देना है, चाहे वो किस भी रास्ते पे हो। या तो रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है, वो आपको खुद सुनिश्चित करनी है, तभी जाकर अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। सदाब आलम जी एक ट्रेंडिंग का है यच प्रश्न आज इस बार ट्रेंडिंग का, जी सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया या तो किसी को सिलेक्शन करवा रहा है, सक्सेस करवा रहा है, Yes, sir. या सोशल मीडिया लौट के घर जाना पड़ता है बच्चों को। Yes, sir. और ये बहुत बड़ी अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। Yes, sir. कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे मेरा चैनल या किसी अब Yes, हम हैं yes, sir. तो अपना ही बात कर लेते हैं। Yes, sir. अब सर्च की इनक्रेडिबल IAS अकेडमी,
अब वहाँ पढ़ाई की बात आ गई। यस सर। अच्छी चीज़ तो दिमाग कैच करती जल्दी नहीं है। हाँ। वो अक्सर ढूंढता है कोई, मतलब क्या है, क्विक सिलेक्शन, चुटका टाइप का रहे। यस सर। यस आपके हाथों में ये रेखा है, आपका माइंड में ये है तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और देखते देखते बच्चे कब पढ़ने से उस सोशल मीडिया के दरमियान जो 2 घंटे 3 घंटे रात रात तक बर्बाद हो जाती है, यस सर। और उसको पता ही नहीं चलता है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी कंडीशन आती है कि सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, Yes, sir. लेकिन सिलेक्शन दूर तक ना दिखता है। यस सर। ऐसी कंडीशन में इनसे बचने के लिए आप क्या बताएंगे? यस सर। सोशल मीडिया आजकल के युग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। तो आप अपने पढ़ाई के मुताबिक देखिए कि कौन सा चैनल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, तभी जाके आपको कोई भी सक्सेस मिलेगा। तो आप सारे चैनल्स को मत देखिए, जो चैनल इम्पॉर्टेंट है और जो चैनल आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उन चैनलों को देखिए, और उनसे जो सीखते हैं वो आप अपने नोट्स पे लिखिए, ताकि वो चीज़ें एक चैनल देखने के बाद दूसरे चैनल में आप भूल जाइएगा। फिर आप उस चीज़ को जब तक थॉरो स्टडी नहीं कीजिएगा कि हमने क्या सीखा, हमें किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, तो फिर आपको सिलेक्शन में देरी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि क्या चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट है और क्या चीज़ नेगेटिव पॉइंट है। वो आपको खुद से जज करना है, वो आपको खुद से रेक्टिफाई करना है। और ये एग्ज़ाम जो है, कोई भी कंपटीशन हो, बीपीएससी यूपीएससी, वो एक ही क्वालिफिकेशन मांगता है, ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट इसलिए मांगता है क्योंकि हम ग्रेजुएशन करते करते हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हमें समाज में, सिस्टम में, घर परिवार में कैसे काम करना है, इन सब बातों का हमें पता चल जाता है। तो जब आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए भी तैयार रहिए, मैच्योरिटी डेवलप कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीज़ों को अपने अंदर कोशिश कीजिए उतारने का। आप सदफ आलम जी आपकी लाइफ में एंट्री मारते हैं। यस सर। क्या अक्सर बच्चों को जब मैं बताता हूँ कि देखो डिप्रेशन होगा ही होगा, यस सर। टेंशन होगा ही होगा, Yes, sir. कभी किसी, जैसे अभी आप ही का वीडियो देखेंगे Yes, sir. 2 घंटे 3 घंटे के बाद, Yes, sir. तो बच्चों को लगेगा ओ माय गॉड कैसी इनकी ज़िंदगी, कैसी इनकी किस्मत है। यस सर। लोग इनकी सिलेक्शन देखते हैं, इनका स्ट्रगल नहीं देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन आया होगा, Yes, इनकी sir. ज़िंदगी में भी टेंशन आया होगा, Yes, और कभी कभी तो सदफ आलम जी को लगता होगा अगर नहीं होगा तो क्या होगा। 64वीं से पहले, Yes, sir. Yes, sir. 64वीं से, Yes, क्योंकि sir. आरओ जब तक नहीं बनी थी तब तक बन गए, हाँ, तो ठीक है। अब कुछ नहीं। हाँ। क्या वाकई में आपकी भी जिंदगी वैसी थी जैसे स्ट्रगल की इस समय Yes, जिंदगी थी? sir. जरा मुझे शेयर कीजिए कुछ बातें। सर बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं मुझसे, और मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है, उस समय बहुत ख़राब लगता था। जब मेरा 64th का रिज़ल्ट आने वाला था, उससे पहले मुझे कोविड हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस थी, क्या होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाऊँगी। कोई भी पोस्ट मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था अल्टीमेटली। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, और उस वजह से मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, और मैं कहूँगी कि इन सारी चीज़ों को आप पे हैंडल करना है, और यही चीज़ आपको अपने मकसद तक पहुँचाएगा, मकसद में कामयाब बनाएगा। सदफ आलम जी, एक और क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। बच्चे जब तैयारी करने जाते हैं, Yes. जैसे आप बीटेक करके गए, मेहनत दिल से थी, आत्मा से थी, रब को हमेशा अपने पास रखी, और सिलेक्शन भी रब ने आपको आसानी से दे दिए। आसानी से तो नहीं दिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग दे दिए, जो आपको चाहिए थी, आपकी चाहत को पूरा कर दिया। कई बार बच्चे क्या होते हैं, आते हैं फर्स्ट एग्जाम तो पूरा एनर्जी के साथ में बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1 डिजिट से कम रैंक लाएंगे ही नहीं, और जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, उसके बाद तोड़ेंगे नहीं, खुद टूट जाते हैं। यस सर। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये फॉर्म भी भर लेते हैं, थोड़ा दरोगा में चले जाते हैं, थोड़ा पीओ में चले जाते हैं, थोड़ा ये भी Yes, कर sir, लेते हैं, yes, वो भी कर लेते हैं। इवन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि चपरासी का भी कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं। ऐसी कंडीशन में इन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर। मेरे एक सर थे जो मेंस के टाइम पे मैं उनसे गाइडेंस लिया करती थी। वो बोलते थे कि कंपटीशन में आए हो तो 1 साल में जर्नी पूरी हो जाए तो तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, लेकिन आपको मेहनत करते रहना चाहिए। कम से कम अगर एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और उसके लिए कम से कम 3 साल का तैयारी कीजिए। अगर एक एग्ज़ाम में नहीं होता है, फिर उसका दूसरा नेक्स्ट उसमें दीजिए, फिर नेक्स्ट में दीजिए,
फिर आप तीसरे के बाद सोचिए कि ठीक है मैं इसके लिए हो सकता हूँ कैपेबल नहीं हूँ, तो फिर कोई और एग्जाम में फोकस कीजिए। लेकिन एट अ टाइम आप एक ही, जैसे मैंने बीपीएससी के दौरान बीपीएससी को छोड़ के किसी और भी अदर एग्जाम पे फोकस नहीं किया। तो मेरे सक्सेस से मैंने ये मतलब उसमें से क्रक्स ये निकाला कि जब एक एग्जाम पे फोकस होता है तो 100% आपका उसी एग्जाम के लिए जाता है और आप उसी एग्ज़ाम के लिए फोकस करते हैं, और एक दिमाग में मेंटल प्रेशर भी रहता है कि अरे और भी तो कोई मैं फॉर्म भरा नहीं हूँ, तो अब मुझे करना है तो इसी में करना है। तो इसकी वजह से, और स्मार्ट स्टडी ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, आवर्स बढ़ा रहे हैं, जो स्पेसिफिक है सिलेबस प्रीवियस ईयर, इस पे आप बहुत फोकस कीजिए और मुझे लगता है कि ये आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं बस पढ़ते जाते हैं, Yes. पढ़ते थे ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ये बुक पढ़ लेते हैं, ये चुटका पढ़ लेते हैं, पढ़ के दिमाग में वाकई में नॉलेज तो हो जाता है उनके Yes. पास में, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट Yes. करता है। क्या रिवीजन है इम्पोर्टेंट? और कितने घंटे रिवीजन करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि आज हमने 6 घंटा पढ़ा, जैसे आप बताएं कि Yes. 5 घंटे से 6 घंटे सूची से मैंने कभी नहीं पढ़ी, रिवीजन कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अगर 5 घंटे ले रहे हैं Yes, तो sir. देना कितने घंटे? रिवीजन की बात है तो एग्ज़ाम से पहले आप 4-5 रिवीजन, ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, जीएस पेपर 1 में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जो चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन की बात है पेपर 1 में, उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कीजिए मैप बना के। जैसे कि आईआर का कोई भी क्वेश्चन आया, आईआर डिमांड करता है कि आपको इंटरनेशनली आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और समय क्या है, जितना भी देर आपको इंटरेस्ट आ रहा है उतने देर पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, रात में उस चीज़ को सोचिए कि दिन में मैंने क्या पढ़ा, सोते वक्त उस चीज़ का मगन कीजिए, धनन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेडिटेशन कीजिए थोड़ा देर। अब मेडिटेशन ये नहीं है कि हम कहीं आइसोलेशन में जाके आप अपने आप को बस सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था आज दिन भर में, वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है। सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन होता रहे। अगर सदफ आलम जी यस इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता यस सर, और हम मान भी लेते हैं नहीं, यस सर, यस ऐसे आप एसडीएम में मानने भी Yes. बेवकूफ़ी है। यस सर, अगर अभी से यस सर, आप प्रीलिम्स की तैयारी करती हैं तो कैसे करती? कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनका प्रीलिम्स होता ही नहीं, Yes. ये कोचिंग वो कोचिंग, यहाँ समय गुजार देना, सेट मारो, यस सर, सुबह शाम सेट मारो। अरे सेट कब हो गए? Yes. हमेशा सेट ही मारते रहोगे, कभी सेट होने के लिए भी तो सोचो। यस सर, ऐसी कंडीशन में प्रीलिम्स का बोर्ड स्ट्रेटेजी यस सर, आपने जो किया Yes. वही बताइए बच्चों को। यस सर। 2 महीने की बात है तो अभी आप कुछ भी नया नहीं शुरू कर सकते हैं 2 महीने या 3 महीने एग्ज़ाम से पहले। तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर को उठाइए, सबसे पहले सिलेबस रखिए अपने सामने, सिलेबस को। उसके बाद देखिए कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा आता है, जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको ऐसा कीजिए कि 100 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाए, और 100 से ज़्यादा कट ऑफ, हाँ 108 गया है 66 में तो ठीक है, वो एक सिचुएशन आ गया था, बट अभी तक 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। अगर आप 100 का टारगेट रखिएगा तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में 10-5 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर इन द लिस्ट। तो आप उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए जहाँ से बीपीएससी का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो वो सब एरिया को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। फिर बाद में पॉलिटी के बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। और बिहार स्पेशल के लिए कोई एक बुक को फॉलो कीजिए जो कि आप बार बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपको सारे फैक्ट्स एंड पॉइंट्स रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े एग्जाम से पहले। अपने 4 बुक, Yes, अपने sir. 4 बुक बोलते हैं, यस सर, अपने 4 बुक बोला। यस सर, हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, यस सर, करंट अफेयर पे ध्यान Yes, sir. दीजिए, साइंस पे Yes, और sir. मेन रूप से बायो वाले पोर्शन पे, और बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल का तो आप बताइए भी कि Yes, कोई sir. भी बुक पढ़िए अच्छे से डाटा, Yes, sir, yes. लेकिन हिस्ट्री, करंट अफेयर Yes, sir. और साइंस, इन Yes, तीनों के लिए कौन सा बुक आप फॉलो किए? यस सर। हिस्ट्री के लिए मैं पहले तो एनसीईआरटी पढ़ ली सारा। अच्छा, एनसीईआरटी में न्यू या ओल्ड, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन होता है। सर तो मैंने इससे- ओल्ड पढ़ा है, ओल्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, न्यू भी पढ़ सकते हैं, न्यू में मुझे मतलब हाँ मुझे ज़्यादा लगा कि ओल्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जैसे 11-12 का मॉडर्न हिस्ट्री का बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, ये सब है, तो उसमें भी आप मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि बीपीएससी के पीटी में ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन रहते हैं। वैसे ही बिहार के लिए भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है।
तो उसके लिए ये हो गया। और मैं स्पेक्ट्रम पढ़ी पीटी से पहले। मैंने स्पेक्ट्रम का एक कंसाइज समरी टाइप का बना लिया। उसके पीछे भी हर चैप्टर के पीछे एक समराइज फॉर्म में दिया हुआ है। उन सब चीज़ों को आप याद रख लीजिए कि एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो आपका इजी हो जाए। हिस्ट्री में करंट अफेयर की बात की जाए तो मैं हमेशा कंपाइलेशन जो मैगजीन आता है एग्जाम से 15-20 दिन पहले, वो कोई भी एक मैगजीन मैं पढ़ ली, उसको मैं 4-5 रिवीजन कर लेती हूँ एग्जाम से पहले। जैसे कि सर पिछले 64th में मैं केबीसी का मैगजीन आया था कंपाइलेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आता है। उसके बाद इस बार मैं एडिटोरिया का कंपाइलेशन पढ़ी। तो मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 आपका इजीली डील हो जाएगा। बाकी तो आउट ऑफ बॉक्स 2-3 क्वेश्चन रहता है जो किसी को भी नहीं आता है। और सर साइंस टेक्नोलॉजी की बात है तो हाँ, साइंस की सर, तो साइंस में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहते हैं। जो आजकल टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, एआई से क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया से क्वेश्चन रहता है, बिटकॉइन, ये सब जो आजकल चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन रहता है। तो आप करंट अफेयर के साथ साथ एनसीईआरटी साइंस के लिए और लूसेंट से रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मतलब मैंने फॉलो किया था, और जैसा आपको सूटेबल लगे आप भी फॉलो करें। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि अब कहीं भी भाग दौड़ नहीं करना है। सदफ आलम जी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने खुद से पढ़ के, किसी संस्था में कहीं नहीं जुड़ी, अपने से पढ़ के उस चैनल को फॉलो की जहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आज आपके सामने एसडीएम बन के। सदफ आलम जी, आपसे मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसे होता है बच्चा कहीं भी, चाहे आप मुजफ्फरपुर में इस समय हम लोग बैठे हुए हैं या बिहार के किसी भी जिले में, छोटे से छोटे गांव में, बच्चा ख्वाब तो रखता है कि मुझे एसडीएम बनना, एसडीएम से नीचे सोचता भी नहीं। यस सर। बीपीएससी भी जानता है एसडीएम बस बनना है। तो ऐसी कंडीशन में उसको जो समस्या आ जाती है आंसर राइटिंग की, प्रीलिम्स तो किसी भी तरीके से एलिमिनेट करके वो पास कर जाता है, लेकिन और वाकई में बीपीएससी का जो एग्जाम है वो है मेंस है, प्रीलिम्स नहीं है। प्रीलिम्स तो बस एलिमिनेट कर देना है, जिनको जरूरत मतलब जो है सिलेक्शन वाले उनको अंदर करना, बाकी को बाहर कर देना। ऐसी कंडीशन में अगर कोई बच्चा इस समय आपको देख रहा है, अगर स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग लिखना चाहे तो कहाँ से लिखे हो, या आपने कैसे शुरुआत की? यस सर, मैंने स्टार्टिंग में कोई भी आंसर नहीं लिखा था, क्योंकि शुरू में ही लोग क्यूरियस होते हैं, अरे आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लिए सही रहा कि मैंने शुरू में आंसर राइटिंग नहीं किया। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर को देखा, उसको 10-15 दिन एनालाइज किया कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, किस पोर्शन से आते हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ट्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेट हो रहा है। सिलेबस को देखिए, ऑप्शनल का बहुत एलेबोरेट सिलेबस है बीपीएससी में, पेपर 1 पेपर 2 का एलेबोरेट नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेरे लिए जैसे प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट था, आप सब के लिए मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे। और बात रही आंसर राइटिंग की, तो सबसे पहले आप कंटेंट डेवलप कीजिए। कंटेंट डेवलप करने के बाद आप यकीन नहीं मानिएगा, 65th में मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, कोई भी ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। और 65th में मेरे जीएस में भी इतने अच्छे स्कोर है, ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे स्कोर है। तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले कंटेंट डेवलप कीजिए। वो कंटेंट आपका डेवलप होगा सारे बुक्स को पढ़ के, जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट है। अब सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो हम सारी बुक्स पढ़ लें, ये सब नहीं। उस बुक्स में भी जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अपना एक आप नोट्स बना लीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो सकता है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं क्या इस क्वेश्चन में अलग कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। सदफ आलम जी, अक्सर क्या होता है, हम लोग भी देख रहे हैं, Yes, आप भी देख रहे हैं, Yes, sir. और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रायोरिटी भी जब जॉब में जाएंगे तो Yes, यही sir, होगी, yes, sir. स्त्रियों के लिए, Yes, sir. महिलाओं के लिए, Yes, sir. बच्चियों के लिए Yes, sir. आप काम ज़रूर करेंगे, मुझे Yes, उम्मीद भी है। yes, sir. बिहार में जो है उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। Yes, sir. एक लड़की पैदा होने से पहले कोशिश की जाती कि गर्भ में ही मार दिया जाए। Yes, sir. अगर गलती से ज़मीन पे आ गई, Yes, चाहे sir. किसी भी समुदाय की हो, Yes, किसी भी धर्म की हो, सबकी कहानी कर रहा हूँ, Yes, sir. अगर गलती से ज़मीन पे आ गई Yes, sir. तो फिर यहाँ उनके साथ दुर्दशा होता है। Yes, मम्मी पापा सब लोग, परिवार के लोग सोचते हैं कि अब शगुन आ गई है, बेटा Yes. होता तो कुछ Yes. कमाल का होता। Yes. अगर वहाँ से भी बच गई तो कम उम्र में ही उसके हाथ पीले करके यहाँ से छोड़ दिया जाता है किसी गधे के पास में। Yes, sir. गधे मतलब समझ ही रहे हैं, Yes, sir. जब पढ़े लिखे हैं तो वहीं के पास जाएगा। हाँ. ऐसी कंडीशन में
मुझे उस लड़कियों को आपको नहीं बताना, मुझे उन लड़कियों के माँ बाप को सिखाना कि सदफ आलम जी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय के रहते हुए अपने आप को बना जरूर ली। तो आज इस पोस्ट पे अगर सदफ आलम जी बन सकती हैं तो बिहार की और लड़कियां क्यों नहीं बन सकती हैं? यस सर। इसके बारे में आप क्या बताइए अपने माँ बाप को? मैं बस ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने तो एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन आप अपनी लड़कियों को ये मत सोचें कि हम इनका जल्दी शादी कर देंगे तो हमारा बोझ कम हो जाएंगे। बोझ तो कोई है ही नहीं। बच्चा, हर बच्चे में, जैसे कि हमने तारे ज़मीन पर देखा था, हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशलिटी ज़रूर होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे आर्ट्स के फील्ड में हो। होता है किसी किसी बच्चों का पेंटिंग बहुत अच्छा होता है। अब लोगों को पता नहीं है कि पेंटिंग से हम कितना आगे जा सकते हैं, कितना एग्जीबिशन में एक एक पेंटिंग कितने कितने करोड़ों का बिकता है। तो अपने बच्चों की स्पेशलिटी देखिए, आपका बच्चा किस में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, कितने आप कैपेबल हैं, क्योंकि सबका फाइनेंशियल कंडीशन एक नहीं होता है। तो आप अपने बच्चों और बच्चियों को उसी हिसाब से उस तरह की मार्गदर्शन दे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। शिक्षा माँ बाप की शिक्षा से नहीं दी जाती है, वो शिक्षा बच्चा खुद हासिल करता है। बस आपके हाथ में मार्गदर्शन है, जो कि आप दे के समाज में बहुत अच्छा इंसान उन्हें बना सकते हैं। बिहार के हर माँ बाप, मुझे उम्मीद है जिस समय ये वीडियो देखेंगे, अपनी बच्चियों को शिक्षित करेंगे वैसे ही जैसे सदफ आलम जी की माँ पापा ने किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इस पर कीजिएगा। आप दहेज दे रहे हैं ना, बेहतर उस दहेज को शिक्षा में कन्वर्ट कर दीजिए ना। यस सर। मैं बस एक ये कहना चाहूँगी, मेरे घर पे मतलब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो मेरे चाचू ने कभी ये नहीं सोचा कि बेटी है तो शादी करना है तो हम लोग पैसा इकट्ठा करें, है ना। बैंक अकाउंट, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ, बस वो अकाउंट है जो जिससे एटीएम होता है, बाकी मेरे पास फिक्स अकाउंट कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी मम्मी ने कभी सोचा कि कैसे शादी होगा, गहना अभी से बनवाने लगते हैं लोग, है ना। गांव की ये ट्रेंडिंग है, या फिर कहीं भी लोग ये सोचते हैं बेटी हो गई तो बेटी के जन्म के बाद से ही उसके दहेज का सामान इकट्ठा होने लगता है ना, जिस हम सोसाइटी से हैं। तो मेरे घर में आप यकीन नहीं मानिएगा, नहीं कोई भी ऐसा फाइनेंशियल हम लोग का रखा गया कि हाँ शादी के टाइम ये फिक्स्ड तुड़वाया जाएगा, या फिर ना ही कोई गहना बनवाया गया कि शादी के समय दिया जाएगा। बस जो भी पैसा होते गया इन लोगों के पास, और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा घर मिला, ऐसा परिवार मिला कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और घर वाले कभी ये नहीं सोचे कि अरे शादी में इतना खर्चा होगा, इतना पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाते चले गए और इनका क्या बोलते हैं, ईमान सही था और टारगेट सही था कि हमारी बेटी अल्टीमेटली सक्सेस पाएगी, जो कि मैंने आप लोगों की दुआ से और ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेरे पे ये है हाथ है कि मैं आप लोगों के सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। तो अपने बच्चों को बोझ नहीं समझना है, उसके लिए आपको फ्यूचर नहीं देखना, उसके प्रेजेंट को सुधारिए। और हर लोग यही बोलते हैं अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, तो आप भी अपने बच्चों के प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन, Yes, sir. आप जब माँ बाप पे बता ही दिए, Yes, sir, yes, sir. लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि माँ बाप बहुत प्योर होते हैं, रब की तरह होते यस हैं। सर। वो मुजफ्फरपुर, चंपारण या छपरा में Yes, sir. बैंक में जाके पैसा डालते हैं, Yes, खून sir. पसीना से पैसा कमाते हैं, Yes, sir. बैंक में डालते हैं। Yes, sir. बच्चे पटना, प्रयागराज, मुखर्जीगंज में एटीएम लगाते हैं और पैसा खींचते हैं। यस सर। लेकिन उस पैसे का बच्चा जाता तो है मुजफ्फरपुर से, Yes, सही sir. तरीके से पवित्र होकर जाता, Yes. मुझे जाना है Yes, sir. वहाँ 1 साल के अंदर एसडीएम बन के जाना। लेकिन जाते जाते वो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्यार, Yes, sir. वो प्यार में पल जाता है। Yes, sir. और देखते देखते उसके सपने छुपने लगते हैं Yes, और sir. प्यार उसका निकलना शुरू हो जाता है। यस सर। कोई बुरा तो नहीं लगा? नहीं। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन पे माँ बाप ने दिलो जान से विश्वास किया Yes. और वो लोग जो है कुछ गलत काम में चल जा रहे हैं? तो क्या काम में गलत नहीं मानता ना आप मानते हैं, मैं उम्मीद Yes, करता sir. हूँ Yes, प्यार sir. कोई गलत नहीं है, Yes, sir. लेकिन अगर सही समय पे किया जाए तो अच्छा है, Yes, और sir. गलत टाइम पे किया जाए तो Yes, सपने sir. को जिंदा मार देने के Yes, बराबर sir. है। Yes, sir. ऐसे में क्या कहेंगे उन सारे बच्चों को? यस सर। सर ने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हालांकि यूथ जनरेशन के लिए ये और आप बहुत भी चालू बताइएगा क्वेश्चन अपना, है। आपका हुआ है किसी से प्यार यस के सर, लिए? यस सर, मैं बताऊंगी क्या हुआ है। तो पसंद हमारा ये एज ही है कि हमें कोई ना कोई अपोजिट जेंडर वाला पसंद आ जाता है। कोचिंग दौरान, लाइब्रेरी में जाने के दौरान, स्कूल तो हम छोटे थे, कॉलेज के दौरान। तो अपने आप को संभल के चलिए,
सारी चीज़ें एक तरफ, आपका टारगेट और सक्सेस एक तरफ। ये सोचिए कि माँ बाप ने बहुत प्रयत्न किया हमें इस मौके इस मुकाम तक लाने के लिए। तो दोस्ती कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे माँ बाप का प्यार है वैसे ही हम अपने उस प्यार को हावी न होने दें माँ बाप के प्यार पे, और अपने आप को हम अचीव करने के लिए कोई भी नेगेटिव कदम न उठाएं। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता है तब तक दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कैरियर से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली सक्सेस है जो आपके हाथ जाएगा, और उस सक्सेस से आप जो भी जिसके साथ चाहते हैं अपना विवाह संपन्न करना, वो भी संपन्न होगा। तो मैं यूथ जनरेशन से ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने कैरियर पे फोकस करें। बाकी चीज़ें सब एक तरफ है, कैरियर आपके साथ रहेगा, आपके माँ बाप को सम्मान देगा, आपके समाज के लिए वो प्रेरणा बनेगा, आपके समाज के उत्थान के लिए वो प्रेरणा बनेगा। तो हर यूथ जनरेशन में ये फीलिंग्स आती है कि अरे उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ हमें दिखावे में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कैरियर इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। सैयद आलम जी से आपने सुना, हर बात को बेबाकी की तरह आपके सामने रखें। कोई ऐसी बात में कहीं भी आपको इम्प्योरिटी नहीं दिखेगा, सब कुछ दिल से बताई। और मुझे उम्मीद है जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपकी ज़िंदगी भी सुधरेगी। आप बिहार के किसी ज़िले में या हिंदुस्तान के किसी भी गांव में रह रहे हो, नेक्स्ट वीडियो जो है आपके ऊपर ही लेके आएंगे। आप भी सिलेक्शन कीजिएगा, अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि सदफ आलम जी नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू लें तो एक IAS के रूप में आपको लें। मेरी और मेरी सीओ सक्सेस टीम की ओर से खूब सारी बधाई कि हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। हमारा आप अपने माँ बाप का और इस गाँव का नाम हमेशा ऊपर उठाते रहें। थैंक यू सो मच।